साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास विषय के वन लाइनर प्रश्नोत्तर के 2 भाग हम चैनल पर आपको उपलब्ध करा चुके हैं। इसी श्रृंखला में आधुनिक भारत का इतिहास का यह तीसरा भाग है। ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में जो जीएस का प्रश्न पत्र होता है उसमें और अन्य सभी परीक्षाओं के जीएस प्रश्न पत्र के लिए रामबाण साबित होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर भाग 3। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो ये प्रश्न पिछले पीडीएफ में छूट गया था, इसलिए इसमें मुझे शामिल करना पड़ा। तो इसका उत्तर क्या होगा? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी रफ़ी-उद-दौला ने। किसने? रफ़ी-उद-दौला ने। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हैदर अली ने कहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी डिंडीगुल में। कहाँ पर? डिंडीगुल में। हैदर अली जो मैसूर का प्रधानमंत्री था नंजराज, उसने हैदर अली को डिंडीगुल के किले का फौजदार बनाया था, फौजदार नियुक्त किया था। और हैदर अली बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसने अपनी इस निरक्षरता को दूर करने के लिए, इसकी कमी को पूरा करने के लिए खांडे राव नामक एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो यहाँ पर ये तथ्य और भी महत्वपूर्ण थे जो हमने बता दिया आपको। प्रश्न के साथ साथ कई साथियों ने यह मांग की थी कि हम और भी तथ्यों को शामिल करते हुए चलें, जिसमें और भी तथ्य आपके तैयार होते रहें, क्योंकि समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक या मुख्य में जीएस का प्रश्न पत्र होता है उसमें सभी विषयों के तथ्य ही प्रमुख होते हैं। कब, कहाँ, कैसे, कौन, यही सब आता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक तथ्यों का समावेश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है। टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? तो टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। इन्होंने जैकोबियन क्लब एक था, फ्रांसीसी सैनिकों ने इनसे कहा था कि इसमें शामिल हो जाइए, प्रस्ताव दिया था। तो टीपू सुल्तान उस क्लब के सदस्य थे, जैकोबियन क्लब के। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो ऐसे कई सारे युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ, कई सारे जो साम्राज्य थे उनके। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो इन सब की तिथियां महत्वपूर्ण क्या क्या है इनमें युद्धों में, इन सब की तिथियां महत्वपूर्ण है। इन सबके समय वहाँ बंगाल के या जो भारत के गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, या ये युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुए, ये 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण अलग अलग तरीकों से जीएस के प्रश्न पत्रों में कई बार आता है। उनका रूप बदला होता है, कभी मिलाने को आ जाता है, कभी चिन्हित करना होता है कि कौन सा गलत है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए सारे युद्ध। इनको आप एक A4 साइज का एक पेपर ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करिए। उनकी कोई अगर संभव हो तो ट्रिक बना लीजिए अगर आपको याद करने में कठिनता हो रही हो। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 5। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था वेरलेस्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा। तो ऊपर देखिए मैंने लिखा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? 1767 से 1769 तक। और समाप्त कब हुआ? 1769 में। किसके द्वारा? मद्रास की संधि के द्वारा। तो अगर प्रश्न ये भी थोड़ा इसका रूप बदल के पूछ लिया जाए कि मद्रास की संधि कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1769 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समयावधि क्या थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समयावधि थी 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। अब इसी का दूसरा भाग जो है वो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है, कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 9। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था
मंगलौर की संधि के द्वारा। प्रथम समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा, और लेकिन द्वितीय समाप्त हुआ किससे? मंगलौर की संधि के द्वारा। कब? 1784 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समयावधि क्या थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समयावधि थी 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। अब इसके गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम ये रहा था कि इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान को आना पड़ा था युद्ध में। इसके बाद अगला जो युद्ध हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें वास्तव में इसमें टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई और इस युद्ध में कोई संधि वगैरह नहीं हुई। लेकिन इस युद्ध में गवर्नर जनरल था जिसने बहुत मतलब दम्भ भरे शब्दों में बोला था कि अब पूरब का राज्य भी हमारे कदमों में है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब लॉर्ड वेलेस्ली जीत के आया और इसने मैसूर साम्राज्य का समापन कर दिया, समाप्त कर दिया, तो उसने ये बोला था कि अब पूरब का राज्य भी हमारे कदमों में है। तो यहाँ पर देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ? 1799 ईस्वी में, और 1799 में ही ये युद्ध समाप्त हो गया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था शहादत खां। इसका और दूसरा नाम क्या था? बुरहानुल मुल्क। आप सब बताइए, मैंने इसके पहले भाग 2 में वीडियो में आपको बताया है कि ये जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, कई सारे स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे, इसके अंतर्गत ये किस मुगल साम्राज्य, कौन सा मुगल शासक था उसके काल में ये बनाए गए थे। ठीक है, आपको उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की दक्कन में स्थापना हुई। तो यहाँ पर है कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? शहादत खां ने। इसका एक अन्य नाम बुरहानुल मुल्क भी था, या ये मुख्य नाम इसका बुरहानुल मुल्क था, शहादत खां नाम से लोकप्रिय था। और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? इस नवाब ने राजधानी बनाया था किसको? फैजाबाद को। इसके बाद में 1775 ईस्वी में फैजाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई। प्रश्न संख्या 16 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के किस नवाब ने दिया था? यहाँ पर देखिए, अहमद शाह अब्दाली का अटैक हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपसे प्रश्न पूछते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब किस मुगल शासक का काल चल रहा था यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली के साथ अवध के किस नवाब ने दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? शुजाउद्दौला ने। किसने? ये अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। मराठों के विरुद्ध युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, अवध के किस नवाब के शासनकाल में 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई? और यहाँ पर कई सारे तथ्य यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। पहली बात तो ये हो जाएगा कि बनारस की संधि कब हुई? कब हुई? 1773 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुई? शुजाउद्दौला के शासनकाल में। किसके? शुजाउद्दौला के। अब ये प्रश्न उठता है कि शुजाउद्दौला संधि हुई है तो दो लोगों के मध्य हुई होगी, किसके किसके मध्य हुई? तो वो उसका उत्तर है शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुई। अब उसके 2 वर्ष बाद में 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि हुई। फैजाबाद की संधि किसके और किसके मध्य हुई? तो उस समय नवाब था अवध का आशफुद्दौला। आशफुद्दौला और कौन? इधर वारेन हेस्टिंग्स ही था, अंग्रेज गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिए। अवध के किस नवाब के शासनकाल में 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई? तो वो है शुजाउद्दौला। अवध के किस नवाब के शासनकाल में 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि हुई? तो आशफुद्दौला था उस समय अवध का नवाब। और इन दोनों संधियों में बनारस की संधि जो 1773 ईस्वी में हुई और फैजाबाद की संधि जो 1775 ईस्वी में हुई, किस गवर्नर जनरल के काल में संपन्न हुई? तो गवर्नर जनरल का नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। किसका समय था? वारेन हेस्टिंग्स का। अगला प्रश्न है, लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण अवध के किस नवाब ने करवाया था? तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अगर गए होंगे तो बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा घूमा होगा, तो आपको बताना है कि लखनऊ में इन इमामबाड़ों का निर्माण अवध के किस नवाब ने करवाया था?
तो किसने करवाया था? आशफुद्दौला ने। और कब करवाया था? 1784 ईस्वी में। जैसे ही आप इमामबाड़ा के अंदर प्रवेश करेंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है पूरा डिटेल कि कब इसका निर्माण कराया गया है, किसके द्वारा कराया गया है। 1784 ईस्वी में आशफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया। और किस उद्देश्य से कराया था? मुहर्रम मनाने के उद्देश्य से कराया था। और इस इमामबाड़े की खासियत है, आपने वहाँ देखा भी होगा कि इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं हुआ है। आशफुद्दौला एक बहुत रंगीन मिजाज और कह सकते हैं दरिया दिल आदमी था, दरिया दिल नवाब था। इसके बारे में एक पंक्ति बहुत फेमस है। कहा जाता है कि वहाँ पर मुगल उस समय जब ये शासक थे या वहाँ पर नवाब थे, कहा जाता था जिसको न दे मौला उसको दे आशफुद्दौला। तो इनकी दरिया दिली का एक ये दिया जाता था नज़ीर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? अभी तक हम अवध का साम्राज्य पढ़ रहे थे, अब आते हैं बंगाल पर। तो बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी? मुर्शीद कुली खान ने। किसने? मुर्शीद कुली खान ने। यहाँ पर मुर्शिदाबाद लिख गया है गलती से, क्या होगा इसका? मुर्शीद कुली खां। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाएगा तो काट काट कर मार डालेंगी? बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है, एक दो बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है कि ये उक्त किसकी है या किसने ऐसा कहा था। तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने, अलीवर्दी खान ने कहा था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23, ब्लैक होल की घटना की तिथि क्या थी? तो ब्लैक होल की घटना एक महत्वपूर्ण घटना थी उस समय बंगाल में, और इस घटना की तिथि थी 20 जून 1756 ईस्वी। हालांकि ये इस घटना को कुछ लोग मानते हैं कि ये मनगढ़ंत थी, वास्तविकता नहीं थी इसमें, क्योंकि जो उल्लेख किया था एक अंग्रेज अधिकारी महोदय ने कि इतने छोटे से कमरे में इतने अधिकारियों को ठूस ठूस कर भर दिया गया इतनी भीषण गर्मी में, तो इतने अधिकारी जिंदा हुए और 20 या 22-24 कुछ आदमी उसमें अंग्रेज अधिकारी लोग बचे हुए थे, अंग्रेज बंदी। तो ऐसा यकीन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है। और किसकी मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है? अंग्रेज अधिकारी थे जेड हालवेल। ब्लैक होल घटना को किस अंग्रेज अधिकारी की मनगढ़ंत कहानी समझा जाता है? किसकी? जेड हालवेल की। आगे देखते हैं, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसके पहले अभी हमने देखा, क्या देखा? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने। और इसके बाद जब पहले ढाका से मुर्शिदाबाद आई, मुर्शिदाबाद किसने की? मुर्शीद कुली खान ने। उसके बाद फिर मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ गई? मुंगेर, मुंगेर गई और उसको स्थानांतरित किसने किया? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई व किसके मध्य हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब व किसके मध्य हुई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये दोनों संधियां बहुत महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके किसके मध्य? ये भी देख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव तो दोनों संधियों में था, लेकिन एक में मुगल का सम्राट था और एक में अवध के नवाब थे। तो आपको ये चिन्हित करना है, आपको ये पहचानना है कि किसमें जो है मुगल के सम्राट थे और किसमें अवध के नवाब थे। तो आप लोग देख लीजिए, पहली संधि में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो संधि हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, इसमें मुगल ये हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। जबकि दूसरी इलाहाबाद की संधि जो हुई वो हुई है 16 अगस्त 1765 को, ठीक 4 दिन बाद। और किसके इसके मध्य हुई? अवध के नवाब, और अवध के नवाब उनका नाम था शुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई है। तो ये दोनों संधियां बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इनके अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए इसे। इसके बाद क्या हुआ? बंगाल में इसने क्या किया? द्वैध शासन की नींव रखी। किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने। पहले इलाहाबाद की दोनों संधियां हुई, इसमें एक तरफ ये भागीदार था, एक तरफ इसे संधि हुई किसकी किसकी? प्रथम इलाहाबाद की संधि में मुगल सम्राट के साथ संधि की और द्वितीय संधि में अवध के नवाब के साथ की। इसके बाद बंगाल में इसने द्वैध शासन की नींव रखी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न संख्या 29 है, शिवाजी ने सर्वप्रथम कौन सा किला जीता था? शिवाजी ने सर्वप्रथम कौन सा किला जीता था? सिंहगढ़ का किला जीता था। कब? 1643 ईस्वी में। शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था 1643 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 है, शिवाजी ने कोंढाड़ा का किला किस वर्ष में जीता?
ये प्रश्न समसामयिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। समसामयिक जो अभी इस पर एक मूवी बनी थी, मूवी का नाम क्या है, तानाजी, जिसमें अजय देवगन जो है लीड रोल में थे। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है कि चूंकि ये अभी करंट से जुड़ा हुआ है, लोगों ने देखा भी है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शिवाजी ने कोंडाडा का किला किस वर्ष जीता, तो किस वर्ष जीता, 1647 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31, शिवाजी की सूरत की प्रथम लूट के समय अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष कौन था, तो शिवाजी ने सूरत की जो प्रथम लूट की थी उस समय अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष कौन था, सर जॉर्ज ऑक्साडाइन, सर जॉर्ज ऑक्साडाइन था। इसके बाद आगे देखते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई या किस सन में हुई या किस तिथि को हुई, कब हुई थी, 22 जून 1665 को। और इस यहाँ पर प्रश्न मैंने पूछा है कि उस समय कौन प्रसिद्ध इतिहासकार वहाँ पर उपस्थित था, तो कौन प्रसिद्ध इतिहासकार वहाँ पर उपस्थित था, मनुची, मनुची वहाँ पर उपस्थित था। प्रश्न संख्या 33 है, शिवाजी के हमशक्ल का नाम क्या था, तो शिवाजी के हमशक्ल का नाम था हीरोजी फर्जंद। इनका नाम देख लीजिए, याद कर लीजिए, शिवाजी के हमशक्ल का नाम था हीरोजी फर्जंद। कभी कभी ऐसे अटपटे प्रश्न भी आ जाते हैं प्रश्न पत्र में। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34, प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए गठित परिषद का नाम क्या था। ये इससे चूंकि ये जो परिषद है इसमें 8 प्रमुख मंत्रियों का एक दल था, ये कमेटी टाइप की थी, और इसमें अलग अलग सबको डिपार्टमेंट दिया गया था, विभाग दिया गया था कि कौन किस विभाग का कार्यभार देखेगा और उस विभाग का नाम क्या होगा और उस मंत्री का नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या था, अष्टप्रधान। तो प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए गठित परिषद का नाम था अष्टप्रधान। अच्छा, एक और था अष्टदिग्गज। आप लोग कमेंट करके बताइए हमें कि अष्टदिग्गज क्या था, अष्टदिग्गज में क्या था, हम नहीं कुछ बताएंगे आपको, नहीं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अष्टदिग्गज के बारे में बताइए हमें कमेंट करके। तो अष्टप्रधान के प्रमुख मंत्री पद जो थे वो हम यहाँ पर देखिए हमने अलग से लिखे हैं, कौन कौन, अमात्य, पहला मंत्री पद था इसमें अमात्य। तो अमात्य को और भी कहते थे पंत या मजमुआदार या मजूमदार भी बोलते हैं इसको। ये राज्य का अर्थ मंत्री होता था। इसके बाद वाकया नवीस, वाकया नवीस ये दरबारी लेखक होता था। वाकया, इसको विच्छेद करें, वाकया प्लस नवीस, तो ये दरबारी जो वाकया लिखता था उसको दरबारी लेखक बोलते थे। सुमंत यानी दबीर इसको भी कहते थे, और ये विदेश मंत्री होता था। शुरुनवीश, शुरुनवीश या चिटनिस, ये क्या होता था, पत्राचार विभाग। ये यूनिक शब्द हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, मिलान करने को आ चुका है। सर नौबत, ये भी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। सर नौबत कौन था, सेनापति। और पंडित राव, जिसको सद्र भी कहते थे, ये अष्टप्रधान में धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। तो ये अष्टप्रधान के प्रमुख मंत्रियों के उनके पद और क्या कार्य देखते थे ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 35, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में चौथ का अर्थ क्या था। ये वास्तव में हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ही उठा के रखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो राज्य की आय का 1/4 भाग शिवाजी लेते थे, किससे लेते थे, अपने पड़ोसी राज्यों से, और किस एवज में लेते थे कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। यानी शिवाजी के आक्रमण से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों को अपनी राज्य की आय का 1/4 भाग देना पड़ता था शिवाजी को, और इसको ही बोलते थे चौथ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि चौथ किसको कहते थे। अब एक दूसरा यहाँ पर एक आय का जो प्रमुख स्रोत था सरदेशमुखी। ये राजस्व व्यवस्था में सरदेशमुखी का अर्थ क्या था शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में, तो ये जो है भूमि कर का 1/10 भाग होता था। और इसमें क्या होता था, शिवाजी महाराष्ट्र के चूंकि पुश्तैनी सरदेशमुख थे अतः कानूनी अधिकार मानते थे। ये जिसको बोलते हैं लैंड टैक्स, भूमि कर प्रकार था इसका। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथ का प्रकार क्या था वो, या किस लिए ले आता था, या इसका भाग कितना था। तो राज्य की आय का कितना था, 1/4 भाग, और सरदेशमुखी कितना था, भूमि कर का ये 1/10 भाग, ये भूमि कर था, और उसका भूमि कर का भूमि की आय का 1/10 भाग होता था। प्रश्न संख्या 37 पर आते हैं, किस मराठा ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। तो किस मराठा सम्राट ने बनाया था, शाहू जी ने, शाहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 38, किस मराठा सम्राट के समय में अष्टप्रधान में विघटन हो गया। अष्टप्रधान की स्थापना किसके समय में हुई थी, आपको पता है शिवाजी के समय में हुई थी, और विघटन किसके समय में हुआ था, संभाजी के समय।
संभाजी के समय इसमें अष्टप्रधान में विघटन हो गया। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किस मराठा पेशवा के समय की प्रमुख घटना है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता होगा, इसका ये जो है किस मराठा पेशवा के समय की, उस समय प्रश्न बन रहा है कि कौन सा मराठा पेशवा था, तो कौन था? बालाजी बाजीराव था। प्रश्न संख्या 40, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा प्रशासन किसके हाथ में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा प्रशासन था ताराबाई के हाथ में। और औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हुई थी, तब साहू जी जो थे वो कैद में थे, जेल में थे, और जैसे ही ये औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये कैद से बाहर आए, और इनका फिर ताराबाई के साथ एक स्थान था खेड़ नामक स्थान पर इनका युद्ध भी हुआ था साहू जी का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 41, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समयावधि क्या थी? इससे पहले मैंने देखा था आंग्ल मैसूर युद्ध। अब प्रारंभ करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समयावधि थी 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, वो देखते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 43 है, बसीन की संधि कब व किसके किसके मध्य हुई? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बसीन की संधि कब हुई? 31 दिसंबर 1802 को। और किसके किसके मध्य हुई, यह भी महत्वपूर्ण है। तो वो हुई थी अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी बसीन की संधि। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 44, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समयावधि क्या थी? तो प्रथम की हमने देखी 1775 से 1782 ईस्वी थी, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समयावधि क्या है? 1803 से 1805 ईस्वी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समयावधि क्या थी? अब 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, तीनों की हमने यहाँ पर लिख दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समयावधि थी 1817 से 1818 ईस्वी, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, मराठा प्रशासन के अंतर्गत ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो मराठा प्रशासन में जो गांव का प्रशासन देखता था, उस मुख्य अधिकारी का नाम होता था पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, चौथ से प्राप्त आय को कितने भागों में बांटा जाता था? चौथ जो अभी बताया, किसी राज्य की आय का 1/4 भाग होता था, और चौथ किस एवज में लिया जाता था, यह भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। चौथ को उससे जो प्राप्त होती थी आय, उसको कितने भागों में बांटा जाता था? तो उसको 4 भागों में बांटा जाता था। उन भागों का नाम भी अलग अलग होता था, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मोकास, बबती, सहोत्रा और नाडगुंडा, ये 4 भाग थे, जिससे चौथ से प्राप्त आय को 4 भागों में बांटा जाता था। तो मोकास जो होता था, वो जो चौथ होती थी उसका 66% होता था, और ये घुड़सवारों के लिए दी जाती थी। जो सरदार होते थे, उनके घुड़सवार होते थे, उनके लिए 66% रखा जाता था। इसके बाद बबती ये आय का 25%, यानी चौथ से जो आय होती थी उसका 25% होता था, और ये राजा के लिए सुरक्षित होता था। सहोत्रा, ये चौथ से जो आय प्राप्त होती उसका तीसरा रूप था, तीसरा भाग था, और ये आय का 6% होता था, और ये पंत सचिव के लिए होता था। और अंतिम इसका भाग जो है वो था नाडगुंडा, और ये आय का 3% होता था, और राजा के विवेकाधीन होता था, राजा जिसको चाहे उसको दे सकता था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 49, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? तो पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किया बालाजी बाजीराव ने। प्रश्न संख्या 50, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो मराठा राज्य में 4 मराठा राज्य मुख्य थे, उसमें होलकर जो थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि सबसे अंत में स्वीकार की थी। और यहाँ पर कौन सा मराठा राज्य कहाँ पर किस स्थान का था वो हमने मेंशन किया है। जैसे गायकवाड़ जो थे, गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के थे। ये कभी मिलान करने को आ जाता है, पूछ दिया जाता है इनमें से कौन सा गलत मिलान है। गायकवाड़ बड़ौदा के थे, सिंधिया ग्वालियर के थे, होलकर इंदौर के थे, और भोसले नागपुर के थे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गायकवाड़ बड़ौदा के थे, सिंधिया ग्वालियर के थे, होलकर इंदौर के थे, और भोसले जो मराठा राज था वो कहाँ का था? नागपुर का।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा मुगलों को अपना 3/4 राज्य दे दिया? तो किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य दे दिया था। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका क्या थी? नाना फडणवीस थे मराठा प्रशासन में, और ये किस पद पर थे? तो ये थे महालेखाकार। महालेखाकार जनरल अकाउंटेंट जो होते हैं, कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंटेंट, कैग जो आज आधुनिक युग में इसका नाम है। देखते हैं प्रश्न संख्या 53। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था रघुनाथ राव। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण किसने प्रस्तुत किया था? काशीराज पंडित ने। और काशीराज पंडित के बारे में यह है कि जब शिवाजी ने दोबारा अपना वो कराया था, शिवाजी ने, अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर हम आपको बता दें, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष कराया था? ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, मैंने इसको पूर्वावलोकन में पढ़ा था कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था 1674 ईस्वी में, और उस समय काशी के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? विश्वेश्वर भट्ट। विश्वेश्वर भट्ट यानी गांग भट्ट नाम इनका था दूसरा, वो वहाँ पर उपस्थित थे, इनको बुलाया गया था राज्याभिषेक करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे, इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इन्होंने इसको अपशगुन माना और पुनः 1674 में ही बाद में जून में अपना 10 या 11 दिन बाद अपना पुनः राज्याभिषेक कराया था। सितंबर में दोबारा कराया था, पहले जून में था, उसके बाद सितंबर में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 55। बरगीर कौन थे? बरगीर कौन थे? बरगीर मराठा घुड़सवार थे। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 3 का महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगले वीडियो के साथ जल्दी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।